बात कर रहे थे पर्सनल डिपार्टमेंट की और हाउ पर्सनल डिपार्टमेंट इज वेरी मच हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लेबर। तो आज हम देखेंगे मेरिट रेटिंग। पिछली बार हमने देखा था इवेल्युएशन, जॉब एनालिसिस। आज हम देखेंगे मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग का मेन गोल है, वो ये गोल है कि टू रिकॉग्नाइज द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट लेबर एंड टू अवार्ड द एफिशिएंट लेबर सो दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज और लेबर कैन बी इनहांस। तो आज हम देखेंगे मेरिट रेटिंग के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। ये कैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पर्सनल डिपार्टमेंट का फॉर व्हाट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। और अगर आपने वेजेस या सैलरी भी फिक्स करनी है तो कैसे ये जो मेरिट रेटिंग है हेल्पफुल है मैनेजमेंट के लिए। तो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन एंड देन वी विल सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेरिट रेटिंग एंड देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेरिट रेटिंग। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मेरिट रेटिंग। According to Delhi order, merit rating refers to all formal procedures which are used in working organization to evaluate personalities and contribution and potential of group member। Means जितने भी employees हैं वो टीम में काम कर रहे हैं, हर टीम को चेक करना, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करना। दिस इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस मेरिट रेटिंग। तो मेरिट रेटिंग में जो भी ग्रुप मेंबर हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उनमें क्या पोटेंशियल है, उनको रिकॉग्नाइज करना। मेरिट रेटिंग नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल एंड आई शुड से efficiency or contribution, it also sees that what an employee is having inefficiency, so that by pinpointing the inefficiency corrective measures can be taken to remove those inefficiency and to increase the efficiency of labor। तो ये आप ट्रेनिंग के साथ और उसका जो ग्रूमिंग के साथ, ट्रेनिंग के साथ, आप डेवलपमेंट के साथ जो है आप एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे मेरिट रेटिंग की प्रोसेस क्या है। देखिए आपने सबसे पहले एस्टैब्लिश कर दिए स्टैंडर्ड्स, कुछ टारगेट आपने लेबर के सामने रख दिए। आपने लेबर के सामने क्वांटिटी में, क्वालिटी में, जॉब की क्वांटिटी, जॉब की क्वालिटी में कुछ स्टैंडर्ड्स रख दीजिए। फॉर एग्जांपल आप हमें कह रहे हैं कि आपने 100 पीसेस बनाने हैं 1 घंटे में, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट के हैं या जॉब के हैं, और उसमें आपने कम्युनिकेट कर देते हो यही स्टैंडर्ड्स आप एम्प्लॉइज को बता देते हैं कि ये स्टैंडर्ड है हमारा, इसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। 100 पीसेस शुड बी प्रिपेयर इन 1 डे, दैट इज इन 8 आवर्स ऑफ वर्किंग डे। और वो आपने स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉय को जरूर बताने हैं। कई बार आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैंडर्ड तो सेट कर देते हैं लेकिन एम्प्लॉइज को बताते ही नहीं हैं। तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कट communication of this target to the employees। then measuring actual performance of employees, जो employees है उसकी actual performance को भी बाद में चेक किया जाता है। जैसे आपने 100 कहा था तो समझ लीजिए आपके वर्कर ने बनाई है 90। आपने कहा था 100 क्वांटिटी बनानी है एक वर्क की या एक प्रोडक्ट की, उन्होंने बनाई है 90। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, आपने एक्चुअल में स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया तो जो वेरिएशंस आई हैं वो आई हैं 10 की, 10 जो है वेरिएंस आया है। तो ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट शुड बी डिस्कस विद एम्प्लॉइज के साथ आपने ये सारी रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करनी है। और उसके बाद ये जो 10 वेरिएंस आया था अनफेवरेबल, इसके क्या रीजन है वो फाइंड आउट करने हैं। कंट्रोलेबल रीजन हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल रीजन हो सकते हैं। कंट्रोलेबल में ये था कि जो निग्लिजेंसी थी या जो आइडल टाइम था उसको रिड्यूस किया जा सकता था, और जो इक्विपमेंट्स है उनमें जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसको भी प्रॉपर प्लान के साथ उसको आपने सेव कर सकते थे। अनकंट्रोलेबल में अगर पावर फेलियर ही हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे आप ज़्यादा नहीं, आपको प्रोडक्शन की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण, जैसे आप नॉर्मल टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, नॉर्मल अलाउंस जो है आपने एम्प्लॉय को देना, कंट्रोलेबल रीजंस हैं, वो सारे
आउट करने के बाद आपने जो भी कंट्रोलेबल रीजंस हैं उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेने हैं, मेजर्स लेने हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। अगर उसमें ट्रेनिंग कम है तो ट्रेनिंग देनी है, और अगर यहाँ टूल्स एंड इक्विपमेंट में कहीं कमी है तो उसको भी दूर करना है, ताकि जो आपके टारगेट हैं वो एम्प्लॉय जो है अचीव कर सके। अब हम आगे बढ़े तो देखेंगे मेथड। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेरिट रेटिंग। पहले मेथड में आप देखिए रैंकिंग। इसमें आपने एम्प्लॉयज को रैंक करना है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज। भी एम्प्लॉयज किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को लेकर आपने उसे रैंकिंग करना है। यहाँ पर आप सारे एम्प्लॉयज को तो एक बार कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप एक पेयर कंपैरिजन हो सकती है इसमें। तो पेयर कंपैरिजन कर सकते हैं आप, जैसे आपने पेयर कंपैरिजन में आपने ए को बी से कर रहे हैं आप कंपेयर, फिर बी को आप सी से कर रहे हो, सी को डी से कर रहे हो, और फिर ए को सी से कर रहे हो, ए को डी से कर रहे हो। इस तरीके से आप पेयर कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है रैंक दे सकते हैं। और जो रैंक है उसमें जो आपने जो कंपैरिजन करनी है उसके लिए फॉर्मूला आप ले सकते हैं n-1। ये आपका जो कंपैरिजन का जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो n में आपको बताया था नंबर ऑफ पर्सोनल में कितने नंबर ऑफ पर्सोनल आप ले रहे हैं, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन जो है उसको टैबुलेट किया जा सकता है, एंड ए रैंक कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन अदर। तो ये है आपका जो हमने देखा अभी रैंकिंग। आगे हम देखेंगे मैन टू मैन कंपैरिजन यूज किया जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव, लीडरशिप क्वालिटी है, डिपेंडेबिलिटी क्वालिटी है, रिलायबिलिटी की क्वालिटी है, और एक स्केल जो है हर एक फैक्टर के लिए रेटर के द्वारा डिजाइन कर दिया जाता है। और जो स्केल ऑफ मैन है वो हर एक सिलेक्टेड फैक्टर के लिए जो है क्रिएट किया जाता है, और हर एक मैन को कि उस इज टू बी रेटेड इज कंपेयर विद द मैन इन द स्केल। जो भी आपने स्केल में लिखा हुआ है जो फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो बंदे को जो इंसान है उसको जो एम्प्लॉय है उसको चेक किया जाता है। ईच मैन टू बी रेटेड इज कंपेयर विद द मैन इन द स्केल एंड सर्टेन स्कोर्स फॉर ईच फैक्टर आर गिवन टू हिम। जो स्केल आपके सामने रखी हैं, इनिशिएटिव के इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं, यहाँ का डिपेंडेबिलिटी बहुत है, रिलायबिलिटी बहुत है एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय में जो है वो लीडरशिप क्वालिटी, ये सारे स्केल हैं, ये क्वालिटी जो है स्केल रखे जाते हैं, और इस स्केल के बेसिस में जो एम्प्लॉय को रैंक दिया जाता है, आप कह सकते हो उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार उसे कंपेयर किया जाता है, उसे रेटेड किया जाता है। तो इसे हम फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। और ये जो अप्रेजल का मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का, इसे आजकल आप कहते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड। और ये सिस्टम जो है वो यूजफुल है फॉर जॉब इवैल्यूएशन के लिए, और लेकिन पर्सनल अप्रेजल के लिए इसे काफ़ी लिमिटेड ही यूज़ किया जाता है। और आगे हम देखेंगे ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज कंसर्न सर्टन कैटेगरीज ऑफ वर्क लाइक एक्सेलेंस, वेरी गुड, पुअर। जैसे आप देखते हैं रिपोर्ट कार्ड में एक स्टूडेंट के लिखा जाता है अगर बहुत अच्छे मार्क्स है एक्सेलेंट, उससे कम है तो वेरी गुड, देन पुअर, वेरी पुअर, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। इस तरीके के जो है ग्रेड इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसको केयरफुली डिफाइन किया जाता है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है जो भी आपने ग्रेड डिफाइन किए हैं उसके साथ, और उस एम्प्लॉय को जो है ग्रेड एलोकेट किया जाता है एक्सेलेंट, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, नॉन सेटिस्फैक्ट्री, व्हाटएवर इज देयर अकॉर्डिंगली। आगे हम चलेंगे ग्राफिक स्केल्स। अगला मेथड जो है वो है ग्राफिक स्केल्स। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो जाता है उसमें आप एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, दूसरे पार्ट में एम्प्लॉय का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको बताते हैं बंदे की इनिशिएटिव क्या है, एंथुसियाज्म कितना है उसमें, कितनी लॉयल्टी है, कितनी इंटेग्रिटी है, कितनी डिपेंडेबिलिटी है, कितनी रिलायबिलिटी है। और जबकि आप दूसरा जो अगर लेते हैं, अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आप ले लेते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट व्हाट हाउ मच क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इज डन बाय द एम्प्लॉय। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, क्या स्पेसिफिक गोल है जो कि उसने अचीव की है, तो ये सारा हम इसमें ले लेते हैं।
डिपेंडेबिलिटी में आप ये ले सकते हैं क्या उसके अटेंडेंस कैसी है, उसके एटीट्यूड कैसे हैं, क्या एबिलिटी टू लर्न है और क्या इनिशिएटिव वो ले रहा है, कितना सुपरवाइजरी उसमें टैलेंट है। और आगे हम तो ये जो जैसे हम स्कूल का एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वैसे ही रिपोर्ट कार्ड बन जाता है एम्प्लॉय का। तो उसमें अगर बहुत ही बढ़िया है तो हम उसे उस तरीके से ग्राफ स्केल की बेसिस के ऊपर उसका ग्राफ बनता रहता है। और इसी के बेसिस में हम ये देखते हैं कि वेदर द एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड और वेदर द एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन फॉर प्रमोशन, वेदर ही शुड बी डिसमिस और वेदर ही शुड बी कंटिन्यू। तो यही है रीजन कि हम मेरिट रेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो बिलो स्टैंडर्ड से परफॉर्म कर रहा है तो सजेशन शुड बी मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर वर्क एंड इफ दे आर अनेबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस दे मे बी असाइन टू लेस एक्साइटिंग ड्यूटीज। एग्जैक्टिंग ड्यूटी जो है लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्यूटीज उसे दे देनी चाहिए। और कौन से फैक्टर यूज होंगे ये सारा जो है पहले से ही प्लान करके डिसाइड किया जाए। अगला जो मेथड है वो है चेकलिस्ट। ग्राफिक स्केल्स के बाद आपका मेथड जो है चेकलिस्ट। इस सिस्टम में रेटर डज नॉट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया जाता है। इस मेथड में एक सिंपली रिपोर्ट जो है उसके बारे में क्रिएट की जाती है और फाइनल जो रेटिंग है वो पर्सनल डिपार्टमेंट करता है। इस सिस्टम के अंदर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो है वो तैयार की जाती है और उसे प्रेजेंट किया जाता है एम्प्लॉय के सामने या उसके बिहेवियर के लिए जो लिस्ट तैयार की जाती है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन के जो हैं वो आंसर देने होते हैं। और ये आपको जो चेक करता है जो इमीडिएट आपका सीनियर है वो इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो भर कर देगा। तो अपने आप आपकी जो रिपोर्ट है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाती है। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि वेदर ही टेक्स इंटरेस्ट और नॉट, डज ही नोज ऑल द नॉलेज अबाउट द वर्क, डज ही रिलायबल, whatever work he begins, whether that work is completed within the prescribed time period which is promised by the employee। तो कैसे कितना whether he is a responsible person, whether he is a responsible employee, तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर भरे जाते हैं और इसकी बेसिस के ऊपर ही वेरियस पॉइंट्स दिए जाते हैं और मेरिट रेटिंग की प्रोसीजर कंप्लीट होती है। उसके बाद है आपका फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन। फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन जो है इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेदर बायस, क्योंकि बाकी सब में ये कहा जाता है कि बायसनेस होता है, बाकी मेथड्स में पर्सनल बायस आ जाता है, उसके कारण जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली नहीं मेजर किया जाता है। तो ये जो फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन है ये एलिमिनेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस विच इज रेटर जो है यूज करता है। And here the rater has to choose between descriptive statement of seemingly equal work। अब देखिए इसमें rater might be asked to state which of the following statement is more descriptive of the employee in question, give clear instructions to the subordinates, can be depended upon to complete any job assigned। तो इस प्रकार के जो descriptive टाइप के क्या कह सकते हैं आप क्वेश्चंस हैं उसको आंसर जो है वो रेटर देता है। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स। द रेटर हियर कैन नॉट प्लेस हिज बायसनेस इनटू ऑपरेशन एज ही इज फोर्स्ड टू चूज वन स्टेटमेंट इवन दो ही फील्स दैट बोथ अप्लाई इन द केस ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। जैसे देखिए आपने दो मैंने स्टेटमेंट दी थी, गिव गुड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट्स, दूसरी है डिपेंडेड अपॉन टू कंप्लीट एनी जॉब असाइन। तो ये अलग से डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है और इसमें से एक उसने सेलेक्ट करनी है रेटर ने। तो लेकिन इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है कि इसमें जो की सीक्रेट्स है वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं रखने और ये सिस्टम जो है नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री इफ इट इज यूटिलाइज फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। और रेटर ऑब्जेक्ट टू बीइंग फाइंड टू मेक डिसीजन दैट ही फील्स कैन नॉट और शुड नॉट बी मेड। जो रेटर है दैट ऑब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड टू मेक डिसीजन दैट ही फील कैन नॉट और शुड नॉट बी मेड, और इसलिए ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अगला जो है सिलेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट्स। क्रिटिकल इंसिडेंट्स को सिलेक्ट करके आप कैसे मेरिट रेटिंग की प्रोसेस करते हो।
कुछ की सेट्स ऑफ बिहेवियर हैं विच एग्जिस्ट्स व्हाइल विच मेक द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर ऑफ जॉब. The rater selects certain kinds of event that occur in the performance of the rater job. अब ये कौन-कौन से इवेंट हो जाते हैं? For example, employee becomes upset or angry because of overwork. तो ये हो गया आपका critical. Refuse to cooperate with a fellow worker. He suggested and suggest कर रहा है कि नहीं इस तरीके से आप कर लीजिए और इम्प्रूवमेंट लाइए, जैसे आपने वर्क मेथड है. रिफ्यूज कर रहा है फर्दर ट्रेनिंग के लिए, या बस एक मिनट या ट्राई टू गेट ए फेलो वर्कर टू एक्सेप्ट ए मैनेजमेंट डिसीजन. तो ये जो है कुछ ऐसे थिंग्स हैं. व्हाइल द वर्कर इज ऑन वर्क द कलेक्टेड इंसिडेंट्स आर रैंक्ड थ्रू इंपॉर्टेंस, दे मे बी वेटेड एंड दस रेटिंग स्कोर इज नो. आगे है डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन. इसमें जो एम्प्लॉइज है दे आर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय. डिस्क्रिप्शन जो है वो फैक्चुअल हो सकती है, कॉन्क्रीट हो सकती है एज पॉसिबल. इस प्रकार का जो मेरिट रेटिंग का प्रोग्राम है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और स्किल की ज़रूरत होती है. तो रेटिंग जो करनी चाहिए वो ये कंक्लूजन निकलती है पूरी वीडियो की, जो रेटिंग है दैट शुड बी डन बाय इमीडिएट सुपरवाइजर. नंबर 1 हु नोज अ वर्कर वेल. अगेन स्किल एंड एंथुसियाज्म ऑफ द रेटर इज द की टू ए गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. पूरा इंटरेस्ट के साथ जो है रेटर को काम करना चाहिए, एंथुसियाज्म के साथ काम करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस को मेजर कर सके. और इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द रेटर मस्ट इनकॉर्पोरेट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द रेटिंग सिस्टम. फैक्टर एंड फैक्टर स्केल मस्ट बी प्रॉपरली डिफाइंड, एनालाइज एंड डिस्कस. तो रेटर मस्ट अंडरस्टैंड वेल द टूल ही इज यूजिंग. एम्प्लॉय शुड बी रेटेड सेमी एनुअली. एक ही बार में आप सिर्फ ACR एक ही बार बना रहे हो, आप बीच बीच में भी एम्प्लॉय को 6 मंथली भी सेमी एनुअली भी जरूर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते रहना चाहिए. और टाइम इंटरवल जो रेटिंग है शुड नॉट बी शॉर्ट, हैंस दे मे नॉट सफर फ्रॉम हैस्टी अप्रेजल ऑफ द टास्क. जो आपने करना है उसके लिए इनफ टाइम दीजिए आप अप्रेजल करने के लिए. सुपरवाइजर शुड चेक दीज रेटिंग इन टाइम सो दैट द डिफेक्ट ऑफ द रेटिंग शुड बी मेड क्लियर. तो अब मेरिट रेटिंग के जो फायदे हैं वो तो यही हैं कि आप इवैल्यूएट कर सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट को, पिन पॉइंट कर सकते हो डिफेक्ट ऑफ वर्कर्स को, डिटरमिन कर सकते हो कि वेजेस बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, ट्रेनिंग के लिए किस वर्कर को चुनना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, प्रमोशन के लिए ये सारे जो है कितना वेजेस होनी चाहिए, क्या ग्रेड होना चाहिए सैलरी का, इस सब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए मेरिट रेटिंग बहुत ही यूजफुल है. तो आपको ये मेरी वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी और जरूर पता लगा होगा. मेरिट रेटिंग जो कि आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसमें भी ये टॉपिक आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आता है, क्योंकि जो इंसेंटिव और रेम्यूनरेशन हो इसी की बेसिस में हम आगे पढ़ेंगे. तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. थैंक यू वेरी मच.